Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. We were on the page 6 and its last paragraph. Stoicism and Buddhism have certain things in common. So we will firstly discuss those things upon which those particular school of thoughts have an agreement. That's why those points are very important. Stoicism and Zen have certain things in common, stress the importance of contemplating the transitory nature of the world around us and the importance of mastering desire. तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक क्या है contemplation, दूसरा क्या है transitory nature of the world around us और थर्ड है importance of mastering desire. कॉन्टम्पलेट का मतलब होता है जी गौर व फिक्र करना, कंसिडर समथिंग, हैव समथिंग एज पॉसिबल इंटेंशन, लुक थाटफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम एट अ पर्टिकुलर थिंग. गौर व फिक्र करना, सोच विचार करना, थाटफुल उसको ऑब्ज़र्व करना, एनालाइज करना उस पर. ट्रांजिटरी नेचर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है जी ये जो दुनिया है ये बदल रही है. जैसा कि स्केप्टिक हमने पढ़ा, स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिक अप्रोच कहती है कि जी ये कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन फ्लक्स, एवरीथिंग इज़ इन द प्रोसेस ऑफ चेंज. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू गेन द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड अराउंड हिम. थर्ड पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मास्टरिंग डिज़ायर. इंसान में इंसानी फितरत है कि वो चाहता है, ख्वाहिशात रखता है और उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. इस पे मास्टरी करना, इस पे कंट्रोल करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द एक्सटेंट दैट इज़ पॉसिबल टू डू सो, टू दैट एक्सटेंट, उस हद तक जितना कि हमारे बस में है हम कर सकते हैं. दे आल्सो एडवाइज अस टू परसू ट्रैंक्विलिटी एंड गिव अस एडवाइस ऑन हाउ टू अटेन एंड मेंटेन इट. ट्रैंक्विलिटी को कैसे परसू करना है, इसको कैसे अटेन करना है और इसको कैसे मेंटेन करना है. ये तीन पॉइंट अब इस लाइन में फर्दर उसने हमें बताए हैं. ट्रैंक्विलिटी क्या है? ट्रैंक्विलिटी पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ सोल, इत्मीनान, सुकून. एडवाइस करते हैं कि इसको कैसे हमने इसको परसू करना है, इसको अटेन करके इसको मेंटेन कैसे रखना है, ये उससे भी बड़ा आर्ट है. तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. स्टोइसिज्म वाज बेटर सूटेड टू माई एनालिटिकल नेचर. यहाँ पे ऑथर बताता है 7th पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में कि उसकी जो नेचर है वो एनालिटिकल है. एनालिटिकल नेचर क्या होती है? using analysis or logical reasoning to comprehend the world around him. लॉजिकल पर्सन है, एनालिटिकल पर्सन है, चीज़ों को एज इट इज़ नहीं लेता, उनको समझ के लेता है, लॉजिकल बेसिस पे दुनिया को अंडरस्टैंड करता है. ये उसकी नेचर है. आई फाउंड माई सेल्फ टॉइंग विद द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ प्रैक्टिसिंग स्टोइक. कहते यहाँ पे मुझे बड़ा एक खिलंडरापन सा लगा कि यार मैं अब स्टोइक बनने जा रहा हूँ, मैं अब स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करूँगा, पता नहीं ये कैसे होगा. तो वो थोड़ा सा एक्साइटेड है. स्टोइसिज्म हैड बीन फॉर मी अ नॉन स्टार्टर एज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ. वो कहते मुझे लगता था आई विल बी अनलाइकली टू सक्सीड टू बिकम अ स्टोइक. बड़ा मुश्किल है, शायद ऐसा ना हो, मैं स्टोइसिज्म को ऑप्ट कर तो रहा हूँ लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं होऊंगा. क्यों? Almost everything I thought I knew about them was wrong. वो कहते जितना कुछ मैं उनके बारे में जानता था, मुझे पता चला जैसे जैसे पढ़ता गया तो मुझे पता चला वो सब कुछ गलत है जो मैं स्टोइसिज्म के बारे में जानता था. इवन के वो कहते हैं डिक्शनरी में जो स्टोइसिज्म को डिफ़ाइन किया गया है, डिक्शन डिफाइंस अ स्टोइक एज वन who is seemingly indifferent to or unaffected by joy, grief, pleasure और pain. स्टोइक डिक्शनरी क्या बताती है? स्टोइक ऐसा कोई शख्स होता है जो इन सारी चीज़ों से मावरा हो, ये सारी चीज़ों उस पर असर नहीं करती, ना ही जॉय, ना ही ग्रीफ, ना ही पेन, ना ही प्लेयर. ये सारे जो इमोशंस हैं ये उस स्टोइक पे कोई इनका इन्फ्लुएंस नहीं होता. दैट दे वुड बी इमोशनली रिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स. तो ये कोई ऐसी किस्म के इंसान होते हैं कि ब्लॉक्ड फ्रॉम कॉन्शियसनेस होते हैं, ये इन पर कोई इमोशन या कोई चीज़ असर नहीं करती.
इमोशनली रिप्रेस्ड होते हैं। आई डिस्कवर्ड दैट द गोल ऑफ द स्टोइक्स वाज नॉट टू बैनिश इमोशन। जब मैंने इनको पढ़ा, इनको जाना, तो फिर मुझे पता चला कि स्टोइसिज्म का मकसद इमोशंस को बैन करना नहीं है, बल्कि बट टू बैनिश नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम वंस लाइफ, बल्कि सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को अपनी ज़िंदगी से उनका ख़ात्मा है, उन पे कंट्रोल है, उन पे ओवरकम है। व्हेन आई रेड द वर्क्स ऑफ द स्टोइक्स आई एनकाउंटर्ड इंडिविजुअल्स। जब मैंने स्टोइक्स के वर्क्स को पढ़ा तो मुझे बहुत सारे उसमें अशख़ास मिले, पर्सनैलिटीज़ मिली जिन्होंने इस पे काम किया, who were fully capable of enjoying life's pleasures while at the same time being careful not to be enslaved by those pleasures। वो ऐसे कामयाब तरीन लोग थे जो ज़िंदगी में प्लेयर्स को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे, और उन्हीं दौरान वो बहुत केयरफुल और मोहतात भी थे कि कहीं वो उन प्लेयर्स के मातहत ना आ जाएं, या वो प्लेयर्स उन पर रूल ना करें, या वो उन प्लेयर्स के इंस्लेव्ड ना हो जाएं। अकॉर्डिंग टू सनीका के मुताबिक वट स्टोइक्स सीक टू डिस्कवर, स्टोइक्स किस चीज़ की कोशिश करते थे, क्या डिस्कवर करने की कोशिश करते थे, इज़ हाउ द माइंड में ऑलवेज परसू अ स्टडी एंड फेवरेबल कोर्स, मे बी वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड मे व्यू इट्स कंडीशंस विद जॉय। वो कहते हैं ये ह्यूमन नेचर है, इंसानी दिमाग की ये फितरती तौर पर ये शॉर्टकट, फेवरेबल और उस तरह के कोर्सेज़ या रास्तों को ऑप्ट करता है जो आसान हो, जिस पे इसको मेहनत ना करनी पड़े, या जिस पे जॉय ज़्यादा हो, जिसमें एफर्ट कम हो। तो ये ह्यूमन माइंड की नेचर यहाँ पे बता रहे हैं। समवन हु प्रैक्टिसेस स्टोइक प्रिंसिपल्स, वो कहता है अगर कोई शख्स इन स्टोइक्स के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करता है, उनको ऑप्ट करता है, अडॉप्ट करता है, मस्ट लाजमी तौर पर वेदर ही विल्स और नॉट, चाहे वो चाहे या ना चाहे, उसको पता हो या ना हो, नेसेसरली लाजमी तौर पर बी अटेंडेड बाय कॉन्स्टेंट चेयरफुलनेस एंड अ जॉय दैट इज़ डीप एंड इशूज़ फ्रॉम डीप विद इन। तो उसको खुशी मिलेगी, वो खुशी कौन सी होगी, कॉन्स्टेंट चेयरफुल होगी, और जॉय कौन सा होगा, डीप एंड इशूज़ फ्रॉम डीप विद इन, यानी कि उस जॉय की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, वो कांस्टेंट भी होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा, एवर लास्टिंग होगा, यानी कि ड्यूरेशन उसका बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे पता चला कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका ड्यूरेशन लिमिटेड होता है, शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशंस होते हैं। तो ये स्टोइसिज्म हमें बताएगा कि हमने उन प्लेयर्स को परसू करना है, उनकी कोशिश करनी है जो लॉन्ग टर्म हो, जिनका ड्यूरेशन ज़्यादा हो, डीप विद इन साइड हो, इंटेंसिटी ज़्यादा हो। सिंस ही फाइंड्स डिलाइट इन हिज ओन रिसोर्सेज, तो क्या करेगा, अब यहाँ पे दूसरी बात कि उन सोर्सेज को एंजॉय करेगा, उन डिलाइट्स को जॉय करेगा जो कि उसके अपने होंगे, एंड डिज़ायर्स नो जॉयज़ ग्रेटर दैन हिज इनर जॉयज़, और किसी ऐसे जॉय की डिज़ायर भी नहीं करेगा जो ज़्यादा हो उसके इनर जॉय से, यानी कि इनर जॉयज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा परमानेंट होते हैं, ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं। स्टोइक philosopher Musonius Rufus tells us that if we live in accordance with Stoic principles, a cheerful disposition and a secure joy will automatically follow। अब यहाँ पे मुसोनियस रूफस जो कि स्टोइक फ़िलासफ़र हैं वो बताते हैं, वो भी यही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम स्टोइक प्रिंसिपल्स को उनके मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारें तो क्या होगा, हमारी जो पर्सनैलिटी होगी, हमारी जो बिहेवियरल टेंडेंसी होगी वो बड़ी जॉयफुल होगी, और एक सिक्योर जॉय, अ चेयरफुल जॉय हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, उसको अटेन करने के काबिल होंगे। rather than being passive individuals who were grimly resigned to being on the receiving end of the world's abuse। पेज 8 सेकंड पैराग्राफ कि ये जो स्टोइक्स थे ये कोई
पैसिव इंडिविजुअल्स नहीं थे, ये बड़े एक्टिव इंडिविजुअल्स थे। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि आप स्टोइसिज्म अगर ऑप्ट करें तो आप कोई ऐसी किस्म के इंसान बन जाएं जिनका कोई दुनिया में कंट्रीब्यूशन ना हो, किसी काम के ना रहें और सिर्फ हर वक्त स्टोइसिज्म को प्रैक्टिस करते रहें और उनका दुनिया को बेहतर बनाने में कोई रोल ना हो, या वो कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। Stoics were fully engaged in life and worked hard to make the world a better place. भरपूर ज़िंदगी गुजारते थे, शानदार किस्म के लोग थे, दुनिया को बेहतर बनाने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पे वो कुछ पर्सनैलिटीज़, कुछ करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराएगा। कैटो द यंगर, ये एक है। कैटो वाज अ प्रैक्टिसिंग स्टोइक। इंडीड सेनेका रेफर्स हिम एज अ परफेक्ट स्टोइक। तो सेनेका कैटो द यंगर को कहता है कि ये एक परफेक्ट किस्म का स्टोइक था, स्टोइसिज्म को प्रैक्टिस करता था। हिज स्टोइसिज्म डिड नॉट प्रिवेंट कैटो फ्रॉम फाइटिंग ब्रेवली टू रिस्टोर द रोमन रिपब्लिक। रोमन रिपब्लिक को रिस्टोर कराने में, उसको दोबारा वागजार कराने में कैटो द यंगर बहुत बहादुर पेश हुआ, साबित हुआ, बड़ी बहादुरी से लड़ा। सेनेका सीम्स टू हैव बीन रिमार्केबली एनर्जेटिक। सेनेका भी बड़ा शानदार किस्म का, एनर्जेटिक किस्म का स्टोइक था। बिसाइड्स बीइंग अ फिलोसोफर होने के साथ साथ अ सक्सेसफुल प्ले राइट एंड एडवाइज़र टू एम्परर। एक प्ले राइट बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा लिखारी था और उस वक्त के हुक्मरान का एम्परर था, बिल्कुल इक्वलेंट टू टुडेज़ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। जैसे आजकल कोई इन्वेस्टर होते हैं, मुशीर होते हैं, वज़ीर आज़म के जैसे मुशीर होते हैं, तो वो उस वक्त के बादशाह का मुशीर था। वो स्टोइक भी था और इतने बड़े ओहदे पर भी था, इतना एक्टिव पार्टिसिपेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी भी था। एंड द फर्स्ट सेंचुरी इक्वलेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो पहली सदी के, उस सदी के लोगों में एक इन्वेस्टर था, इन्वेस्टमेंट बैंकर था। थर्ड कैरेक्टर कौन सा है जी? मार्कस ऑरेलियस। बड़ा मशहूर कैरेक्टर, आप इसको गूगल पे सर्च करें और यूट्यूब पे इस पर बहुत शानदार किस्म के आपको मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन। बिसाइड्स बीइंग अ फिलोसोफर ही वाज अ रोमन एम्परर। फिलोसोफर भी था, स्टोइक भी था, रोम का बादशाह भी था, आर्गुएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमन एम्परर। शानदार किस्म का अजीम तरीन रोमन बादशाह था। I found myself filled with the admiration for them। जैसे जैसे इसने स्टोइक्स को पढ़ा तो उसके दिल में, राइटर के दिल में, विलियम बी इरविन के दिल में उनकी इज़्ज़त बढ़ती गई, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, उनके लिए एडमिरेशन बढ़ती गई। दे वर करेजियस, टेम्परेट, रीज़नेबल एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड। ये 4 वर्चूज़ ऑफ स्टोइक्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। अपनी पर्सनैलिटी में भी कोशिश करें इनको लेके आएँ। कौन कौन से? करेजियस जुर्रतमंद, बहादुर। जुर्रतमंद, बहादुर। बहादुरी और जुर्रत भी वहाँ पे दिखाते थे जहाँ पे बनती थी, जहाँ पे दिखानी चाहिए। रीज़नेबल थे, समझदार थे, अकल से काम लेते थे। टेम्परेट का मतलब है माइल्ड और रिस्ट्रेंट इन बिहेवियर और एटीट्यूड। इनका बिहेवियर बड़ा माइल्ड था, बड़े शानदार नरम मिजाज के लोग थे। सेल्फ डिसिप्लिन्ड, चौथी खूबी क्या थी? सेल्फ डिसिप्लिन से, सेल्फ कंट्रोल इनमें बहुत अच्छा था। हमने वैसे डिसिप्लिन, क्लास डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, बाकी डिसिप्लिन तो पढ़े हैं, ये उनमें से अहम तरीन है सेल्फ डिसिप्लिन, कि आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखना है, अपनी आउटपुट को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सकती है। दे आल्सो थॉट इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू फुलफिल आवर ऑब्लिगेशंस एंड टू हेल्प आवर फेलो ह्यूमंस वैल्यूज़। ये भी बड़ा अहम समझते थे और इसको अपनी ऑब्लिगेशन समझते थे और इसको फुलफ़िल करने के लिए बड़ा ज़रूरी ये समझते थे क्या, कि हमने अपने फेलो ह्यूमंस की हेल्प कैसे करनी है, हमने अपने साथी इंसानों की कैसे मदद करनी है, उनकी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बेहतर बनाना है, अपनी वैल्यूज़ को कैसे हमने फुलफ़िल करना है, इस पे भी वो बहुत काम करते थे। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं, वी आर अनलाइकली टू हैव अ गुड एंड मीनिंगफुल लाइफ
अनलेस वी कैन ओवरकम आवर इनसेटेबिलिटी। इनसेटेबिलिटी का मतलब है ऑलवेज वांटिंग मोर एंड मोर एंड मोर। ये ह्यूमन नेचर है, वो चाहता है कि मुझे मिल जाए 1 अरब, 2 अरब, 100 अरब, 50 अरब, 1000 अरब, सारी दुनिया की दौलत मुझे मिल जाए। तो इस चीज़ पे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई मीनिंगफुल लाइफ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी हो, देयर वाज आल्सो एग्रीमेंट that one wonderful way to tame our tendency to always want more is to persuade ourselves to want the things we already have। तो कहते हैं एक बहुत शानदार तरीका, टेम का मतलब होता है सुधारना, ठीक, नो लॉन्गर वाइल्ड। जैसे सर्कस में शेर को सुधारा जाता है, हाथी को सुधारा जाता है, बाकी जानवरों को इसी तरह अपनी इस टेंडेंसी को भी हमने क्या करना है, सुधारना है, टेम करना है। किस लिए? टू परसुएड आवरसेल्व्स। किस तरह कर सकते हैं कि अगर हम परसुएड करें उन चीज़ों को जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। इंसान करता क्या है, जो मिल जाता है उसको छोड़ के आगे और चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देता है। जब वो मिल जाती है तो फिर और चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं करना। आपके पास जो है पहले आप उसको तो एंजॉय करें, उसको तो एक्सरसाइज करें। इट लेफ्ट ओपन द क्वेश्चन ऑफ हाउ एग्जैक्टली वी कुड अकॉम्प्लिश दिस। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। टू बी द पर्सन वी आर, लिविंग द लाइफ वी हैपन टू बी लिविंग, almost regardless of what that life might be। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे शाहरुख खान का है, कुछ कहते हैं कि मुझे सलमान खान का है। अब ये वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि खुदा ने उनको जो बनाया है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसको वो एंजॉय नहीं करते, उसको वो एक्सरसाइज नहीं करते। जो उनके नसीब में होता है उसको भी वो मिस कर जाते हैं, और जो नसीब में नहीं होता उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ये बड़ी एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे समझनी, और ये स्टोइक्स हमें समझाते हैं। इसी पेज 9 के सेकंड पैराग्राफ में बताता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड इवन माय कोलीग्स एट द यूनिवर्सिटी सीम टू थिंक द स्टोइक्स वर इंडिविजुअल्स whose goal was to express all emotions and who therefore led grim and passive lives। मैं कहता मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे यूनिवर्सिटी के कोलीग्स, ये सारे सोचते थे कि स्टोइक्स कोई ऐसी ढीठ किस्म के शख्स होते हैं, फ़र्द होते हैं, जिनका मकसद होता है कि तमाम इमोशंस को एक्सप्रेस करना, और उसके नतीजे में उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी पैसे होती है, बड़ी मिज़रेबल लाइफ जीते हैं। कोई उनकी भरपूर ज़िंदगी नहीं होती, कोई अच्छी शानदार किस्म की ज़िंदगी वो नहीं गुजार पाते। तो कहते मैंने इन सारों को जब इनसे पूछा कि जी स्टोइसिज्म क्या होता है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू स्टोइसिज्म के बारे में ये थे। यहाँ तक हमारा पेज 9 हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट में हम पेज 10 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।